नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश बाल भारती का लेसन 2.5 द सिल्वर हाउस का क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप टेक्स्ट बुक में देखिएगा। ये है आपकी टेक्स्ट बुक, इसमें ये आपका लेसन है द सिल्वर हाउस, जो कि एक पोयम है। और मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि ये जो पोयम है ना, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पॉइंटर्स में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इन्हीं के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट डू द फॉलोइंग वर्ड्स इन द पोयम मीन। देखो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए, जैसे कि क्राउन हो गया, राउंड हो गया, ड्रॉ, ब्लाइंड, ये सारे वर्ड्स के मीनिंग क्या होंगे पोयम के अंदर। ठीक है, फिर नीचे पढ़िएगा डू दिस वर्ड्स हैव अदर मीनिंग्स, लिस्ट देम, यानी ये जो वर्ड्स हैं क्या इनके और भी मीनिंग्स हो सकते हैं, दूसरे मीनिंग्स भी हो सकते हैं। तो अगर हाँ हो सकते हैं तो इनके आप दूसरे मीनिंग्स लिखिए। ठीक है, मतलब देखो पोयम का मीनिंग भी लिखना है। जैसे क्राउन है तो पोयम में इससे मतलब क्या है, और एक्चुअली में अगर देखा जाए तो क्राउन का और क्या क्या मीनिंग हो सकता है, ठीक है, वो आपको बताना है। तो चलो अभी आंसर की तरफ मैं आपको लेकर के चलती हूँ। ये देखिए मैंने पूरा ये कंप्लीट आंसर लिखा हुआ है, पोयम मीनिंग भी लिखा है और अदर मीनिंग्स भी लिखे हैं। चलो एक एक पढ़ करके बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पे वर्ड है क्राउन, ठीक है, तो क्राउन का पोयम में मीनिंग क्या होगा बच्चों। जैसे हमने देखा था ना, एन ओल्ड ब्रिटिश सिल्वर कॉइन दैट वाज यूज्ड इन इंग्लैंड इन द पास्ट। यहाँ पे इंग्लैंड के बाद प्लीज़ आप इन लिखना। देखो आई दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मतलब थोड़ा मुझे लगता है मिट गया है। तो इंग्लैंड के बाद इन लिखना, उसके बाद पास्ट क्या लिखोगे, एक बार फिर से पढ़ रही हूँ, सुनो ध्यान से। एन ओल्ड ब्रिटिश सिल्वर कॉइन वॉज दैट यूज्ड इन इंग्लैंड इन द पास्ट। ओके, समझ में आया ना, ऐसे लिखना। अब इस क्राउन का अदर मीनिंग क्या हो सकता है। अदर मीनिंग मतलब क्या, ये कॉइन के अलावा और क्या मीनिंग हो सकता है इसका। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट यूजुअली made of gold and precious stones that a king queen wears on his or her head. Second, the highest part of something, for example a hill. और third, an artificial cover for a damaged tooth. ठीक है, तो ये सारे मीनिंग्स हो सकते हैं क्राउन के। नाउन नेक्स्ट वर्ड क्या है, राउंड। तो राउंड का पोयम में मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, सर्कुलर, है ना, बोला था ना राउंड राउंड तरह है। ठीक है, तो ये इसका पोयम में मीनिंग होगा सर्कुलर। अदर मीनिंग क्या हो जाएगा, तो शेप्ड लाइक अ सर्कल और अ बॉल, ये भी हो सकता है। ऑन ऑल साइड्स ऑफ समथिंग और समवन मूविंग इन अ सर्कल। ओके, तो राउंड के कई सारे मीनिंग्स हो सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ड्रॉ। तो पोयम में इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, टू मूव टू वन साइड, राइट। अभी इसके अदर मीनिंग क्या हो सकते हैं, टू मेक पिक्चर्स ऑफ समथिंग विद पेंसिल, पेन और चॉक, to move in the direction maintained, to attract or interest somebody, right. So these are some meanings of the word draw. Okay, now your next word is blind. So what is the meaning in the poem of this word. Okay, poem में इसका word poem में इस word का meaning क्या है. Okay, so what is the meaning of this word, listen. प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर अ विंडो शेड, राइट। अब अदर मीनिंग क्या हो सकता है, यस, व्हाट कैन बी अदर मीनिंग, सी नॉट एबल टू सी, ये भी हो सकता है ना, ब्लाइंड मतलब अंधा भी होता है जो देख ना सके। नेक्स्ट नॉट नोटिसिंग और रियलाइजिंग समथिंग, है ना, जिसे मतलब जैसे हम आप बोलते हैं ना, आपने नॉर्मली ये सुना ही होगा, जैसे आपको मम्मी ने या फिर किसी ने बोला वो चीज़ लेकर क्या वहीं पे पड़ी है, ठीक है, अब आप जाते हो लेने के लिए पर वो आपको दिखाई नहीं देता, वो चीज़ आपके सामने ही रहती है लेकिन दिखाई नहीं देता। तभी मम्मी चाहे पीछे से कोई कहता है ना, अरे अंधी हो गई है क्या, दिखाई नहीं देता, मतलब जो चीज़ आप देख नहीं पा रहे हो, उसको नोटिस नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए भी ये ब्लाइंड वर्ड का यूज़ किया जा सकता है कि अरे अंधे हो गए क्या, दिखाई नहीं दे रहा है ना। फिर अनरीजनेबल एक्सेप्टेंस ऑफ समथिंग, तो ये भी हो सकता है एक मीनिंग, जैसे हम ब्लाइंडली किसी पे भी बिलीव कर लेते हैं, ठीक है, जैसे उसने बोला कि वहाँ पे चूहा है तो हम चूहे, समझिए हमको चूहे से डर लगता है, हमने देखा भी नहीं, हमको उसने बोल दिया तो हमने ब्लाइंडली उसके ऊपर एकदम विश्वास कर लिया कि हाँ वहाँ पे चूहा है। अरे ये तो चूहे का बस एक छोटा सा एग्जाम्पल था, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिनके ऊपर हम आँख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी ब्लाइंड का यूज़ किया जा सकता है। समझ में आ रहा है आपको। तो इसी तरीके से ब्लाइंड के बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, और पोयम में इसका मीनिंग तो कुछ और ही है। क्या है, प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर अ विंडो, यानी विंडो पे वो कवरिंग लगाया जाता है। ओके, स्पेशली वो लाइट के लिए लगाया जाता है। ओके,
तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको समझ आया होगा और आपने अच्छे से इसको पढ़ा भी होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। क्या अगला क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में ही दिखाना चाहूँगी। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 4 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। नाउ अभी आपको क्या करना है, पोएम में से 4 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स आपको फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पे फाइंड किया हुआ है। वैसे आप चाहो तो चलो देखते हैं, पोएम में से ही थोड़ा ढूंढने की कोशिश करते हैं ना, थोड़ी मेहनत करेंगे तभी हमको समझ आएगा। वैसे सब कुछ मिल जाएगा तब तो आपको लगेगा बड़ा ही आसान है। सुनिए ध्यान से, देखो राइमिंग वर्ड आपको पता है ना क्या होता है। देखिए जैसे कि क्राउन और डाउन, ये हो गए राइमिंग वर्ड्स। उसी प्रकार से वे और से, ये भी हो गए राइमिंग वर्ड्स। नेक्स्ट ब्लाइंड एंड फाइंड। ओके, अगला देखिएगा, अगला ओके अगले पे जाते हैं। देखिए पहुंच गए अगले पे। यहाँ पे देखिएगा बेयर और देयर, तो ये सभी क्या है स्टूडेंट्स, राइमिंग वर्ड्स हैं। चलो दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो जो जो मैंने बोला था वही, क्राउन डाउन वे से ब्लाइंड फाइंड बेयर देयर, ये सभी क्या है स्टूडेंट्स, राइमिंग वर्ड्स। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, चलो टेक्स्ट बुक में से ही देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइन स्पॉट द साउंड दैट इज यूज्ड रिपीटेडली। अभी देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे हर एक लाइन में ना कोई तो एक साउंड है जो बार बार रिपीट हो रहा है। ओके, तो उन्हें आप लोगों को फाइंड करना है, मतलब उसको स्पॉट करना है, बताना है। तो चलो देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन, मतलब पहला स्टेटमेंट है देयर्स अ सिल्वर हाउस इन द लवली स्काई। तो यहाँ पे कौन सा साउंड है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसा आप बोल सकते हो ना, देयर्स अ सिल्वर हाउस इन द लवली स्काई। ओके, नेक्स्ट एज राउंड एज सिल्वर क्राउन। तो यहाँ पे कौन सा मतलब साउंड है जो बार बार रिपीट हो रहा है, सो यू कैन से दैट ए, राइट। नाउ योर नेक्स्ट statement is it takes 2 weeks to build it up and 2 to pull it down। so यहाँ पे कौन सा साउंड है जो रिपीट हो रहा है, आप देख सकते हो टी। ओके, द साउंड ऑफ टी विच रिपीट्स अगेन एंड अगेन। ओके, आई मीन विच रिपीट, जो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। समझ में आ रहा है ना आपको स्टूडेंट्स। चलो अभी आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। यस, इट्स योर क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज इम्प्लाइड इन द फॉलोइंग फ्रेजेस और लाइन्स। ओके, सो यहाँ पे चलो इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। पहला क्वेश्चन है अ सिल्वर हाउस इन द लवली स्काई। अभी इसका मतलब, इससे मतलब क्या हुआ, ठीक है। ये जो लाइन या फिर ये जो फ्रेजेस यहाँ पे दिए गए हैं, इनसे मतलब क्या हुआ। जैसे अ सिल्वर हाउस इन द लवली स्काई, तो क्या सचमुच का कोई सिल्वर हाउस है लवली स्काई में? नो, है ना। यहाँ पे पोइट किसकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, मून की बात कर रहे हैं ना, तो वही आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है देयर इज अ सिल्वर मून इन द लवली स्काई। सिल्वर हाउस नहीं है, सिल्वर हाउस तो ऐसा पोएट बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो बात किसकी कर रहे हैं, तो मून की कर रहे हैं ना। तो इसीलिए यहाँ पे इसका आंसर आप क्या लिखोगे, देयर इज अ सिल्वर मून इन द लवली स्काई। ओके, नेक्स्ट वन, इट टेक्स 2 वीक्स टू बिल्ड इट अप। अभी इसको दो वीक्स लगते हैं बनने के लिए, राइट। तो अभी यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, तो वो मून की बात की जा रही है। मून क्या होता है, 2 हफ्तों में क्या होता है, देखो बढ़ते 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 मतलब बड़ा बड़ा होते जाता है, और एक दिन ऐसा आता है जब हमको पूरा चांद दिखाई देता है ना। तो इसको कितने दिन लगे बनने में बताइए, पूरा चांद दिखने में कितने दिन लगे, 2 वीक्स लगे, है ना, 15 दिन लगते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, द वैक्सिंग ऑफ द मून। देखिए यहाँ पे लिखा है द 2 वीक्स ड्यूरिंग विच द मून ग्रो बिगर, है ना। फिर थर्ड है एंड 2 टू पुल इट डाउन। अभी उसको 2 वीक्स लगते हैं ख़त्म होने के लिए, टूटने के लिए, पूरा डिस्ट्रॉयड होने के लिए। तो ये क्या है, देखो चंदा मामा क्या होते हैं, अब बड़े तो हो गए, ठीक है, पूरा चांद हमने देख लिया, एकदम गोल गोल चंदा मामा देख लिया, हमको बड़ा आनंद आया। अभी क्या होता है, वो धीरे धीरे छोटा होने लगते हैं, छोटा 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 छोटा, और एक समय ऐसा आता है जब पूरा आसमान से वो गायब ही हो जाते, तब कोई नहीं हमको दिखाई देता। समझ में आ रहा है आपको। देखो चंदा मामा बड़े दिखाई देंगे, फिर उससे थोड़े से छोटे, अभी ऐसे नहीं छोटे होते हैं, ऐसे कट होते जाते हैं, है ना, ऐसे कटते जाते हैं, और एक दिन ऐसा आता है पूरा खत्म हो जाते हैं। तो वही यहाँ पे है द 2 वीक्स ड्यूरिंग विच द मून कीप्स डिक्रीजिंग इन साइज। इसको क्या कहा जाता है, द वेनिंग ऑफ द मून। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट
योर फिफ्थ क्वेश्चन इज मेक अ पेयर प्रेजेंटेशन ऑफ द पोएम इन द क्लास। अभी देखिएगा ये जो पोएम दिया गया है द सिल्वर, क्या दिया था, सिल्वर हाउस, राइट। तो इसे आपको क्या करना है ना स्टूडेंट्स, प्रेजेंट करना है जोड़ी में। जैसे हम लोग कविता नहीं गाते जोड़ी में, बच्चे जाते हैं, दो दो बच्चे रहेंगे जा करके गाते कोई भी कविता, उसी प्रकार से आपको ये पोएम भी सुनाना है, प्रेजेंट करना है। ओके, सो दिस इज एक्टिविटी, डू इट योरसेल्फ, राइट। और इसे भी बस आपको पढ़ना ही है यहाँ पे। जैसे हम लोग, क्या होता था कि पहले जब आप छोटे होंगे तो आपके दादा दादी या फिर कभी कभी मम्मी भी कहानियाँ सुनाती है ना। जैसे अभी के टाइम पे तो आप लोग छत पे सोते ही नहीं होंगे, पहले क्या होता था हम लोग छत पे सोया करते थे, या फिर गांव की बात कर रही हूँ मैं, या फिर कहाँ पे सोते थे, जैसे बाहर। ओके, बाहर खाट रहता था, खटिया जिसको हम लोग बोलते हैं, उस पर बिछा करके, मतलब बिस्तरा बिछा करके हमारे नाना नानी या फिर दादा दादी सुलाया करते थे। तो वो हमको बताते थे चंदा मामा के बारे में, ठीक है, उनकी कहानी सुनाया करते थे, बहुत सारे गीत भी गाया करते थे। और उसी में वो ये भी कहा करते थे कि चांद पे कोई है, ठीक है, चांद पे कोई बूढ़ी अम्मा है, तो कोई कहता था कि कोई आदमी रहता है, ठीक है। इस प्रकार से आपने भी सुना होगा, अगर आप गांव जाते होंगे तो आपने सुना होगा। या फिर जब भी छत पे सोते हैं ना, तो जो हमारे बड़े रहते हैं ना, जब हम चंदा मामा को देखते हैं, क्योंकि छत पे सोएंगे पूरा आसमान तो हमको साफ साफ दिखाई देता है, उसी में हम चंदा मामा को भी देख लेते हैं। तो उन्हीं के बारे में जो हमारे पेरेंट्स रहते हैं वो बताने लगते, ठीक है। तो अलग अलग तरह की कहानियाँ हैं कि चंदा मामा ऐसे हैं वैसे हैं, ठीक है। उन पे वो जो दाग धब्बा है उसको कहते हैं कि कोई तो आदमी है, कोई बूढ़ी अम्मा है, इस प्रकार से कहते रहते हैं, ठीक है। तो उसी पे यहाँ पे देखिएगा नर्सरी के ना कुछ मतलब पोएम्स दिए गए हैं। जैसे एक बार पढ़ते हैं फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। द मैन इन द मून इज मेंशन इन मेनी नर्सरी राइम्स। जैसे आपने नर्सरी राइम्स में अभी इतना तो याद नहीं होगा, लेकिन फिर भी नर्सरी में जब हम रहते हैं तो हमको बहुत सारी राइम्स मिलती है पढ़ने के लिए, राइट। तो कई सारे राइम्स में ना चंदा मामा की बात की जाती है, मून की बात की जाती है, राइट। When people see the spots on the surface of the moon, they imagine that it's human face or the figure of man who lives in the moon। और कभी कभी क्या होता है, जैसे अभी अभी मैं जो आपको बता रही थी, जब वो लोग चंदा मामा के ऊपर वो स्पॉट्स देखते हैं, वो दाग धब्बे देखते हैं, तो इमेजिन करते हैं कि ह्यूमन का फेस है, कोई कहता है कि फिगर ऑफ अ मैन है ना, कोई मैन है, मतलब कोई कहता है कि उस पर आदमी रहता है। Sometimes other characters like rabbits are also imagined to live with the man। और कभी कभी लोग ऐसा भी इमेजिन कर लेते हैं कि वो आदमी के साथ रैबिट भी रह रहे हैं, ठीक है। Here are two nursery rhymes about the man in the moon। अभी यहाँ पे ये तो बातें हो गई पिछली जो हम लोग बातें करते रहते हैं। अभी यहाँ पे नर्सरी के ना 2 राइम्स दिए गए हैं जिन्हें आप लोग को क्या करना है स्टूडेंट, रीड करना है। चलो मैं भी रीड करती हूँ, आप भी इसको एक बार पढ़िएगा, आपको अपने नर्सरी की याद आ जाएगी। वैसे याद तो नहीं आने वाली, तब आप बहुत छोटे होंगे, है ना, लेकिन फिर भी छोटे बच्चों की मेमोरी थोड़ी आई थिंक सो कमज़ोर रहती है, क्योंकि छोटे पे हम जो किए रहते हैं ना, हमको याद जल्दी आता नहीं है ना। अभी बड़े पे आप जो कुछ करोगे आपको याद रहेगा, लेकिन छोटे का भूल जाते हैं। तो मे भी आप भूल गए होंगे, लेकिन फिर भी चलो एक बार पढ़ते हैं। फर्स्ट वाला पढ़ेंगे। द मैन इन द मून केम डाउन टू सून to ask the way to Norwich। He went by the south and burnt his mouth with eating cold peas porridge। ये तो एक हो गया। दूसरा वाला, the man in the moon looked out of the moon and this is what he said, it is time that now I am getting up, all babies went to bed। ओके, तो ये हो गए 2 नर्सरी के पोएम्स। अगला क्वेश्चन है, Are there any stories, legends about the moon or special names for the moon in your language? Talk to your friends and family members and collect this information। अभी सुनिएगा बच्चों, जैसे कि आपके पास मतलब आपके लैंग्वेज में कोई मून के ऊपर स्टोरी है या फिर कोई मून का स्पेशल नेम है, राइट, इस तरीके का कुछ है क्या, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। अगर आप इसके बारे में कुछ जानते हो तो फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर सकते हो, उनको पता है तो उनसे पूछ सकते हो, ठीक है। मतलब कुल मिला जुला के आप ये समझ लीजिए कि आपको चंदा मामा के बारे में डिस्कस करना है। किसके बारे में? चंदा मामा, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मून कहते हैं, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8th वन है, डू यू नो एनी पोएम और सॉन्ग अबाउट द मून इन योर ओन लैंग्वेज।
सिंग इट इन द क्लास। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप बताइएगा कि क्या आप मून के ऊपर कोई कविता या फिर कोई सॉन्ग जानते हो? अगर जानते हो तो आप लोग अपनी क्लास में इसको गाइए, और अगर नहीं जानते हो तो पूछो घर पे, अगर आपके पेरेंट्स को आता रहेगा उनसे सीखिए, है ना। तो इसको क्लास में गाइएगा, ये आपको करना है खुद से, डू इट योर सेल्फ। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, फॉर्म पेयर्स, राइट अ पोएम विथ राइमिंग लाइन्स ऑन एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग, द मून, द स्टार्स, अ ट्री, अ फ्लावर, अ रिवर, लेक, रेन, द विंड, क्लाउड्स। ओके स्टूडेंट्स, क्या करना है आपको, सुनिएगा। आपको ना यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स दिए गए, तो इनके ऊपर आपको पोएम लिखनी है राइमिंग लाइंस के साथ। चाहे मून पे लिखो, चाहे स्टार पे लिखो, ट्री पे लिखो, आपकी मर्जी, चाहे जिस पे लिखो। तो देखिएगा यहाँ पे हमने पहला पोएम लिखा हुआ है, आई लुक एट द स्टार, स्टार के ऊपर, अप इन द स्काई, आई एम बिहाइंड बार्स बट दे फ्लाई हाई। ओके, और दूसरा यहाँ पर देखिएगा, दूसरा पोएम, आई लव द रेन पोरिंग फ्रॉम द क्लाउड्स, द ब्यूटीफुल मच अवेटेड रेन, नाइस एंड हैवी एंड लाउड। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप लोग पोएम बनाइएगा। मैं ये नहीं कहती कि जो मैंने लिखा है वही लिखो, नो नो नो, जो क्वेश्चन खुद से हो सकते हैं उन्हें आप खुद से ही करने की कोशिश करो, है ना। मैं हर एक वीडियो में कहती हूँ कि जो क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है, तो वो आप खुद से करो ना। जो नहीं आता वो फिर उसके लिए तो मैं हूँ ही, वैसे मैं सभी क्वेश्चन के आंसर देती हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप खुद से करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपकी प्रैक्टिस होगी। ओके, तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर लेसन 2.5 द सिल्वर हाउस का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया है, और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और सभी क्वेश्चन के आंसर भी मैंने दे दिया है, कुछ भी छूटा नहीं है। अब आपकी बारी है पढ़ने की। मैंने तो अपना काम कर दिया, लेसन पढ़ा भी दिया है, क्वेश्चन आंसर भी दे दिए हैं। अब बारी किसकी है? आपकी, है ना। इसके अलावा तो और मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, दो ही चीज़ कर सकती हूँ, क्वेश्चन आंसर दे सकती हूँ, एक्सप्लेन कर सकती हूँ। अब आप खुद से प्रैक्टिस करो, लर्न करो, अच्छे से पढ़ाई करो। ओके, तो चलो अभी हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं बच्चों। धन्यवाद।